नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हताहत हुए 46 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान भारत पहुंच गया है। सभी शवों को लेकर ये विमान केरल के कोच्चि पहुंचा है। सभी भारतीय शवों की पहचान कर ली गई है। हालात का जायजा लेने कुवैत पहुंचे विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी इसी विमान में सवार थे। 49 मृतकों में से 46 भारतीय हैं, जिनमें 23 केरल के हैं, 7 तमिलनाडु के, 4 उत्तर प्रदेश के, 3 आंध्र प्रदेश के, 2 बिहार के, 2 उड़ीसा के, वहीं झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल के एक हैं। केरल में भाजपा सांसद सुरेश गोपी ने कुवैत में हुए अग्निकांड की घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि खबर मिलते ही भारत सरकार एक्शन में आ गई। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तौर पर कामकाज संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले आधिकारिक विदेश दौरे पर इटली गए हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी G7 के नेताओं, आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करेंगे। इटली की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन ने चालू वर्ष के लिए कुछ प्रमुख प्राथमिकताएं चुनी हैं, जैसे रूस यूक्रेन मध्य पूर्व में संघर्ष, विकासशील देशों के साथ संबंध और अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। वैश्विक नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। पीएम ने आगे लिखा कि हमारा लक्ष्य साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन में ये जानकारी दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रस्तावों का नोटिस 25 जून को दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव को लिखित रूप में दिया जा सकता है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित संसद सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री विशाखापट्टनम में ईस्टर्न फ्लीट की तैयारियों का जायजा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से लंबित मामलों के साथ ही इस मामले की भी सुनवाई होनी है। दरअसल एनटीए के विभिन्न हाई कोर्ट के इससे संबंधित सभी लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कराने की मांग की थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच मामले की सुनवाई की। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल अधीक्षक से जवाब मांगा है, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा केजरीवाल की जांच के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति देने की मांग की गई थी। कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि उन्हें केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब देने के लिए समय चाहिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ईडी की इस याचिका में कोई भूमिका नहीं है। तिहाड़ जेल अधीक्षक का जवाब ही सुनवाई के लिए पर्याप्त होगा। इस मामले में कल कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में वैभव कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने उनकी 2 जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी ली है। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोल पार्टी के काफिले के सीपीआई के नेतृत्व में किए गए आईईडी हमले के सिलसिले में ये तलाशी ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में शासन प्रशासन को 24/7 एक्शन मोड में रहने का निर्देश दिया गया है।
बकरीद को देखते हुए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि बकरीद के लिए कुर्बानी के लिए स्थान का चुनाव पहले से ही करने और प्रत्येक दशा में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों को अवेयरनेस का माध्यम बनाना चाहिए। हर पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न कराने के साथ ही स्थानीय जरूरतों के हिसाब से सभी जरूरी प्रयास किया जाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश दिया है। प्रधान सचिव ने एक सर्कुलर के माध्यम से ये निर्देश जारी किया। बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सुबह की शुरुआत राष्ट्रगान से होनी चाहिए। विभाग ने कहा कि सुबह की सभाएं छात्रों के बीच एकता और अनुशासन की भावना पैदा करने में अमूल्य अनुष्ठान साबित हुई है। विभाग ने अतिथि वक्ताओं को आमंत्रित करने, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करने और नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ कदमों को भी स्कूलों को सुबह की सभा में शामिल करने का सुझाव दिया है। सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति के मामले में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने 30,000 मेगावाट से ज्यादा मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक 12 जून को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने प्रदेश की अधिकतम डिमांड 30,240 मेगावाट को पूरा किया है। पिछले साल 24 जुलाई 2023 में अधिकतम मांग 28,284 मेगावाट का रिकॉर्ड बना था। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के कारण उत्तर भारत में लोगों का हाल बेहाल है। रिकॉर्ड तापमान ने मौसम का मिजाज को और अधिक बदहाल कर दिया है। बिहार के बक्सर की बात करें तो यहां सबसे अधिक 47.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं पंजाब का बठिंडा शहर 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का दूसरा सबसे गर्म स्थान रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, हरियाणा के रोहतक, राजस्थान के गंगानगर और झारखंड के डाल्टनगंज में भी तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि 4 दिन बाद 18 तारीख से प्री मानसून बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी की मार झेल रहे उत्तर भारत के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि हिमाचल में अगले 48 घंटों के दौरान ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और सोलन में भी लू चलने की संभावना है। साथ ही बढ़ते तापमान और गर्मी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। एक और जहां असम में भी पहले से ही बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर असम और मेघालय में अगले 2 से 3 दिनों के लिए भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना के साथ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जल संकट बदस्तूर जारी है। इस बीच गीता कॉलोनी इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कृष्णा जिले में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई घायल हो गए हैं। मछलीपट्टनम के डीसीपी ने बताया कि ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय मिनी ट्रक कंटेनर लॉरी से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। दिल्ली के चांदनी चौक के मारवाड़ी कटरा में कल शाम लगी आग अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 20 से ज्यादा दुकानों में फैली आग में करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रशासन की तरफ से आग की घटना को सीरियस कैटेगरी का घोषित कर दिया गया है। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर चीफ फायर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह के अलावा फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग भी पहुंच गए। राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है। आग को पूरी तरह बुझाने का काम फिलहाल जारी है। वहीं अग्निशमन अधिकारी आर.के. यादव ने बताया कि आग बुझाने का काम जारी है। अभी समय लगेगा। इमारत का एक हिस्सा गिर गया है, जिसके नीचे आग दब गई है, इसलिए आग बुझाने में देर लग रही है। कोई हताहत नहीं हुआ है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर देश भर में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। गुलाबी शहर जयपुर में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और लोग बढ़ चढ़कर योग शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं। इस बार योग दिवस मनाने को लेकर विद्यार्थियों में काफी उत्साह है। योग सीख रहे विद्यार्थियों का कहना है कि योग के जरिए उन्हें एकाग्रता मिलती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पूर्व योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चंपावत जिले के लोहाघाट कोली ठेक झील परिसर में लाइव स्ट्रीमिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आयुष एवं यूनानी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही आईटीबीपी के जवान और विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी शामिल हुए। योग दिवस से पहले विदेशों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्रीलंका के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में 10 दिवसीय योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भारतीय संगठन सदमे फाउंडेशन और कोलंबो के मयूरपति भद्रकाली मंदिर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पूरे श्रीलंका में 22 जून तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यही वजह है कि अभी अनाज के आयात शुल्क में कोई बदलाव करने का इरादा नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन गेहूं की जरूरत पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रेन एक्सप्रेस 100 आइए रफ्तार भरे खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा। 2023 से 2030 के बीच दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश में क्रूड की खपत में 13 लाख बैरल प्रतिदिन की भारी वृद्धि की संभावना है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से देश के 9.3 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की किश्त ट्रांसफर करेंगे। इसमें 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर की कई कंपनियों का अधिग्रहण कर सकता है। आपको बता दें कि सौदे के साथ अडानी ग्रुप की उत्पादन क्षमता सालाना 1.4 करोड़ टन बढ़ जाएगी और कुल सालाना उत्पादन क्षमता 8.9 करोड़ टन हो जाएगी। जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लग्जमबर्ग की एक कंपनी SES के साथ मिलकर भारत की गीगाबिट स्पीड का फाइबर इंटरनेट देने की योजना बनाई है। इसके लिए उन्हें भारत के स्पेस रेगुलेटर से स्पेस सैटेलाइट चलाने की इजाजत भी मिल गई है। इस साल अप्रैल में खनन उत्पादन 6.7% बढ़ा, जो एक साल पहले की समान अवधि में 5.1% था। इस साल अप्रैल में टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन 9.8% बढ़ा, जबकि अप्रैल 2023 में इसमें 2.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। मई 2024 में जीवन बीमा उद्योग का व्यक्तिगत एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट एक साल पहले के मुकाबले 18.7% तक बढ़कर 7,250 करोड़ रुपए रहा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी ने इस बात पर जोर दिया है कि नई सरकार को वस्तु एवं सेवा कर को दर में नरमी लाने के साथ ही 3 दरों वाली संरचना के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय एक प्लेटफॉर्म ट्रेड कनेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साझेदारों से सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलेगी। UIDAI ने आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने की सीमा 14 जून 2024 से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दी है। इससे लोगों को अपने आधार कार्ड में दर्ज बायोमेट्रिक जानकारी और जनसांख्यिकीय जानकारी को अपडेट करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। विदेश के 4 एक्सचेंजों ने भारत में कारोबार करने के लिए संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया से इजाजत मांगी है।
जबकि भारत ने इसी साल की शुरुआत में 9 क्रिप्टो एक्सचेंजों पर रोक लगा दी थी। ये एक्सचेंज बाइनेंस, कुकाइन, हुआबी, क्रेकेन, गेट.io, बिटस्टैम्प, MEXC ग्लोबल, बिटरेक्स और बिटफेरिक्स है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने कहा है कि घरेलू मांग में वृद्धि के चलते भारत 2024 की दूसरी छमाही में एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत और दक्षिणी चिली में भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4000 लोग बेघर हो गए और हजारों घर क्षतिग्रस्त हुए। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मोले, नोबल, बायोबियो और अराउकेनिया शामिल हैं। स्पेन के मर्सिया में भारी बारिश के कारण कई स्पेनिश शहरों में बाढ़ आ गई है। मेलोर्का की राजधानी पाल्मा के हवाई अड्डे पर बाढ़ के पानी से भरे रनवे पर विमानों को उतारा गया। फ्लोरिडा में आए तूफान के बाद पानी को रोकने के लिए सैंड बैग का इस्तेमाल किया गया और अपने सामान को बाढ़ से बचाने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार अभी पूरे दक्षिण फ्लोरिडा में बाढ़ की चेतावनी जारी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने 10 साल के एक द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते का उद्देश्य रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा को मजबूत करना और यूक्रेन को नाटो सदस्यता के करीब लाना है। इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से इतर हुए इस समझौते का मकसद भविष्य में अमेरिकी प्रशासन को यूक्रेन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने समझौते को ऐतिहासिक बताया। दरअसल ज़ेलेंस्की लंबे समय से नाटो की सदस्यता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। समझौते के अनुसार यूक्रेन के खिलाफ हमले या ऐसी किसी स्थिति में शीर्ष अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारी प्रतिक्रिया पर परामर्श करने के लिए 24 घंटे के भीतर मिलेंगे और ये निर्धारित करेंगे कि यूक्रेन के लिए अतिरिक्त रक्षा जरूरतों के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जर्मनी में गर्भपात को अपराध की श्रेणी में लाने वाला एक विधेयक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्राजील के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज ने विधेयक पर तत्काल कार्रवाई करने को मंजूरी दे दी है, जो गर्भधारण के 22वें सप्ताह के बाद गर्भपात किए जाने पर इसे हत्या के समान मानता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि यह कानून ब्राजील में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। विधेयक में 22वें सप्ताह के बाद गर्भपात कराने वाली महिलाओं के लिए 6 से 20 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है, जिसमें सूडान में अर्धसैनिक बल RSF ने अल फशर शहर की घेराबंदी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। ब्रिटेन की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 14 वोट डाले गए। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सूडान में पिछले वर्ष अप्रैल महीने से परस्पर विरोधी सैन्य बलों, सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक टकराव जारी है, जिससे देश में मानवीय संकट पैदा हो गया है। इस हिंसा के कारण अब तक 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 88 लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़े जाने पर मजबूर हैं। इंग्लैंड ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बल पर ICC T20 विश्व कप में ओमान को 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड के सुपर 8 में पहुंचने की उम्मीद कायम। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम महज 47 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 3 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। ICC T20 विश्व कप में बांग्लादेश ने सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा है। टीम ने गुरुवार को हुए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को 25 रन से हरा दिया। बांग्लादेश की ओर से शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए, वहीं तंजीद हसन ने 35 रन बनाए। नीदरलैंड की टीम हार के बावजूद प्रतियोगिता से नहीं हुई बाहर। उम्मीद बरकरार रखने के लिए ग्रुप चरण का अंतिम मैच हर हाल में जीतना होगा। ICC T20 विश्व कप में आज अमेरिका का सामना आयरलैंड से होगा। जीत अमेरिका को पहुंचाएगी सुपर 8 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में HS प्रणॉय आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के कोडियाई नारुओका से भिड़ेंगे। वहीं समीर वर्मा क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के लिन चुन यी के सामने पेश करेंगे चुनौती। उधर महिला वर्ग में आकर्षी कश्यप का सामना क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पाई यू पो से होगा। PCI अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने DD न्यूज से बातचीत में कहा, पेरिस पैरालंपिक को लेकर तैयारी सही दिशा में।
पेरिस पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके पैरा तीरंदाज राकेश कुमार को भरोसा, भारत इस बार पिछली बार से ज्यादा मेडल जीतने में होगा कामयाब। यूरोप के प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की आज देर रात शुरुआत होने वाली है। पहले मुकाबले में मेजबान जर्मनी का सामना स्कॉटलैंड से होगा। टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों में कुल 6 ग्रुप में बांटा गया है। खिताब की प्रबल दावेदार फ्रांस यूरो 2024 में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंच चुकी है। फ्रांस की टीम मुश्किल माने जा रहे ग्रुप डी में है। महान टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल और युवा सनसनी कार्लोस अल्कराज पेरिस ओलंपिक में जोड़ी बनाकर स्पेन के लिए पेरिस ओलंपिक में उतरेंगे। स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने इस बात की पुष्टि की है। आईसीसी टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम ने सुपर 8 में जगह बना ली है। टीम ने शुक्रवार को हुए मुकाबले में पापुआ न्यू गिनी की टीम को 7 विकेट से हरा दिया। सलमान खान स्टारर फिल्म सिकंदर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म के लिए हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज की टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन आज सिनेमाघरों में हुई रिलीज। करण जौहर इस बार दर्शकों को एक एक्शन फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म का नाम है किल। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में 15 अगस्त को होगी रिलीज। यह कॉमेडी ड्रामा हास्य और भावनाओं का मिश्रण पेश करती है। जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा की एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में जॉन के साथ शर्वरी वाघ और तमन्ना भाटिया भी नजर आने वाले हैं। अभिनेता विक्रम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर थंगलान से एक मोनोक्रोम तस्वीर के जरिए अपनी नई झलक साझा की। फिल्म औरों में कहां दम था 5 जुलाई को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। निर्देशक विनय शर्मा की फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू 21 जून को होने वाली है रिलीज। और फिल्म एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा 12 जुलाई को होगी रिलीज। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। टीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।